अच्छा सर, विंटर 2022 के एक और सवाल की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि उसने कहा ये था कि भाई एक एंटिटी है। इस एंटिटी के दो ऑपरेशंस हैं। एक था सर स्पोर्ट्स वेयर और एक था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, जब स्पोर्ट्स वेयर की बात आई तो उसने कहा कि भाई ये स्पोर्ट्स वेयर वो करने लगा था डिसकंटिन्यू। अच्छा, जब वो उसको डिसकंटिन्यू करने लगा था तो मुझे पता है कि भाई ये तो एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात हो रही है। तो जब मैं कहता हूँ कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात हो रही है तो उस केस के अंदर हमारे पास अप्लाई हो जाता है सर IFRS 5। क्या वो कहता है कि भाई किसी भी ऑपरेशन को आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में तब लेके आएंगे जब कुछ कंडीशंस पूरी हो गई हों। यानी सर हमने कहा कि उसका डिसीजन ईयर एंड से पहले आ चुका हो। ईयर एंड से पहले आ चुका हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ ये है कि एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर हो। सही है, या तो बायर से नेगोशिएशन चल रही हो। अच्छा भाई, तीसरी चीज़ फिर वो कहता ये है कि जब एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर हो, आपका डिसीजन हो चुका हो, तो सर इसके बाद आपने करना ये होता है कि आपने उस ऑपरेशन के तमाम एसेट्स को क्लब करके लेके आना होता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के एक सिंगल हेड के अंदर। और उससे रिलेटेड सारी की सारी लाइबिलिटीज़ आपने लेके आनी होती है, लाइबिलिटीज़ एसोसिएटेड विथ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के अंदर। यानी आपने सारी लाइबिलिटीज़ को क्लब करके एक जगह दिखाना होता है पूरी बैलेंस शीट के अंदर, सारे एसेट्स को क्लब करके एक जगह दिखाना होता है पूरी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आप ये कहते हैं कि इस पूरी कंपनी के एसेट्स में से ये उस कंपनी के एसेट्स का वो टोटल है जो कि अगले साल मेरे पास रहेंगे नहीं। और सेल इज हाईली एक्सपेक्टेड टू बी अकर्ड विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर वो डिस्पोज हो जाना चाहिए। ये भी कंडीशन है आपकी IFRS 5 की। ये चीज़ हो गई। अच्छा, इस कंडीशन के बाद अगर मैं आपको कहूँ तो वो चौथी चीज़ ये कहता है कि भाई आपके पास P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग से आना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग से आना चाहिए, ये हमने देखा था। अच्छा, फिर ऐसी बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि ये तो IFRS है ना, आप तो कर रहे हैं ऑडिट, तो बीइंग एन ऑडिटर आपका क्या काम है, आप इसको करेंगे चेक। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड हैव बीन परफॉर्म बाय द ऑडिटर। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं सबसे पहले डिसीजन देखने के लिए इंस्पेक्ट करूँगा बोर्ड मिनट्स। ये मेरे प्रोसीजर्स हैं, ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो सवाल में पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा ये इंस्पेक्ट करूंगा बोर्ड मिनट्स टू चेक वेदर द डिसीजन हैज बीन मेड प्रायर टू द ईयर एंड और नॉट। लाइकलीहुड ऑफ ट्रांजैक्शन देखने के लिए, ऐसा तो इन्हें कोई टोपी ड्रामे किए हुए हों। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मुझे एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर देखना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई क्या नेगोशिएशंस ऑन गोइंग है। अच्छा, ऑन गोइंग है तो मैं चेक कर लूंगा कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस है किसके बीच में सर, कॉरेस्पॉन्डेंस में देखूंगा दो लोगों के बीच में, एक एंटिटी और दूसरा सर बायर। ये चीज़ हो गई। अच्छा भाई, फिर मैं इवेल्युएट करूंगा, मैं ब्रेकअप लूंगा, बात समझिएगा, मैं बोलूंगा टोटल एसेट्स में से ऑप्टेन करूंगा सर, ऑप्टेन करूंगा ब्रेकअप ऑफ ऑल एसेट्स दैट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। यानी मैं ब्रेकअप ऑप्टेन करूंगा जो के क्लासिफाई होगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में, और मैं इंश्योर करूंगा कि ये वो एसेट है
जो उस ऑपरेशन से पर्टेन करता है जो कि मैंने डिसकंटिन्यू किया। अच्छा देखो यार, बात समझने की ये है बात समझने की ये है कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स लिख ही नहीं सकते जब तक आपकी आईएफआरएस पे ग्रिप नहीं है। यानी जिस बच्चे की आईएफआरएस पे ग्रिप है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट प्रोसीजर्स, क्योंकि आपको वही तो चेक करना है। और उसके चेक करने के प्रोसीजर में सबसे पहली चीज़, अगर डिसीजन देखना है तो इंस्पेक्ट कर लूंगा बोर्ड मिनट्स। अच्छा, अगर एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर या बायर मिल चुका है तो उसकी नेगोशिएशंस देख लूंगा, कॉरेस्पॉन्डेंस देख लूंगा बिटवीन द एंटिटी एंड द बायर या प्रोस्पेक्टिव बायर। अच्छा भाई, दूसरी चीज़, मुझे ये पता है कि भाई एसेट्स हैं, तो वो तमाम के तमाम एसेट्स का ब्रेकअप लूंगा और मैं देख लूंगा कि क्या वो वाकई में उस ऑपरेशन से पर्टेन करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़, फिर मैंने कहा मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा। सर क्या रिकैलकुलेट कर लूंगा? सर मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा प्रॉफिट या लॉस दैट शुड बी appear in P&L and I will ensure the entire presentation के वो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के नाम पे आ रहा हो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, IFRS 5 के अंदर से आपकी वैल्यूएशन भी आती है। सर IFRS 5 के अंदर आपकी वैल्यूएशन भी आती है। IFRS 5 के अंदर वो कहता है कि आपने अपने नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखना है, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू पे। और आपके एसेट्स यहाँ पे आने के बाद डेप्रिशिएट नहीं होंगे, क्योंकि अब आपकी इंटेंशंस को यूज़ करना नहीं है, तो वो वैल्यू इन यूज़ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये हम आपको जो आपका सीफा 1 है उसमें भी बताते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिकैप दे रहा हूँ। अच्छा, क्या आप एक और प्रोसीजर भी लिख सकते हैं एडिशनली, द ऑडिटर विल इंश्योर दैट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज आफ्टर क्लासिफाइंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। मतलब सवाल ये है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और प्रोसीजर लिख सकता हूँ कि फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए वी विल कंसिडर अपॉइंटिंग वी विल कंसिडर अपॉइंटिंग ऑडिटर एक्सपर्ट टू evaluate to evaluate reasonableness of the, हाँ भाई, रीजनेबलनेस ऑफ द व्हाट? द फेयर वैल्यू। तब जाके मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे और जाके मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंक्लूड होगी। अच्छा जी, अब आगे सुनिएगा। मैंने कहा सर ये तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स वो बता दिए जो अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने गए हैं और वो उस एंटिटी ने डिसाइड किया हो कि वो जाके अपने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रही है। यहाँ तक बात मुझे समझ आती है। अच्छा भाई, सर व्हाट इफ अगर मैं ये कहूँ व्हाट इफ अगर मैं ये कहूँ कि एक एंटिटी है, सही ना, जब उसने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया, जब जाने उसने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया, सही है जी, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उसने कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की हो। हाँ भाई, क्या प्लान की हो? सर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की हो। और रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो होता है वो सर आपका IS 37 के हिसाब से आता है। IS 37 का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान आपको ये कहता है कि आपने आपने अच्छा, ये इसका लिंक है इससे ना, क्योंकि decision must have been communicated before the year end, valid expectation among those have been created who are affected, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ नॉन करंट एसेट हेल्थ फॉर सेल में डिसकंटिन्यूएशन की बात आप ऊपर देख चुके हैं। अब आप यहाँ पे प्रोविजन की बात करना, बात समझिएगा। वो कहता है कि प्रोविजनिंग हर उस चीज़ की होगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू प्रोविजन। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि रिडंडेंसी कॉस्ट है लोगों को टर्मिनेट करने की, वो प्रोविजन का पार्ट बनेगी। यस सर, प्रोविजन का पार्ट बनेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ बीइंग एन ऑडिटर मैं सर यहाँ पे एक काम ये करूँगा, बीइंग एन ऑडिटर मैं यहाँ पे काम ये करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोसीजर्स लिखूँ, मैं यहाँ पे सर प्रोसीजर लिखूँ, बीइंग एन ऑडिटर जानी मैं ये काम करूँगा, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंश्योर whether
provision is recognized only for those employees who are terminated। हाँ भाई, इसके अलावा सर आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि सर पहले तो आपने देख लिया कि उन्हीं लोगों के लिए, अच्छा फिर वैलिड expectations among those affected has been created। तो हम देखेंगे कि अनाउंसमेंट किस दिन पे हुई है, ईयर एंड से पहले हुई है, ईयर एंड के बाद हुई है, टू शो मेक श्योर कि भाई प्रोविजन इस पीरियड में ही आना चाहिए। अच्छा जी, क्या मैं कह सकता हूँ ऑन अ सैंपल बेसिस, ऑन अ सैंपल बेसिस वी विल इवेल्युएट, यानी ऑडिटर विल इवेल्युएट सैलरी of employees made redundant to check appropriateness of the provision। यानी हमने कहा कि भाई हम लोगों को जिसको निकाल रहे हैं उसकी लास्ट जॉन सैलरी के 3 इक्विवेलेंट सैलरीज हम एज अ प्रोविजन रख रहे हैं ताकि उनको टर्मिनेशन ये पे करके हम फारिग कर दें। तो फिर उसको चेक करने के लिए मुझे उसके कॉस्ट के लेजर में जाके देखना पड़ेगा ना, तो मैं सैम्पल बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को चेक कर लेना है कि भाई क्या वो जो सैलरी का उन्होंने प्रोविजन बनाया है क्या वो अप्रोप्रिएट बनाया है या नहीं बनाया। तो ये वो प्रोसीजर्स थे जो आप रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के अंदर सर लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा जी, मैं अब क्योंकि ये पास पेपर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रेलिवेंट जगह पे भी डालूंगा, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ ताकि यही एरिया मैं डाल दूँ आपके उस सेक्शन के अंदर जहाँ पे प्रोसीजर्स की बात की हुई है, क्योंकि हम अभी मिक्स प्लेट सवाल कर रहे हैं और फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं जो कि विंटर 2022 के रिलेटेड स्पेसिफिक टू दिस सिनेरियो का सवाल है। जज़ाकल्लाह।